नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हम लोग व्याकरण के अंग और पद परिचय के बारे में पढ़े थे। तो पद परिचय में हम लोगों ने पढ़ा था कि पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं, पदों की पहचान कैसे की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसी में हम लोगों ने व्याकरणिक परिचय में पढ़ा था कि पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि सारे शब्दों पर हमें ध्यान देना जरूरी होता है। तो आज हम लोग उसी में जो है अंत में जो हम लोगों ने पढ़ा था सभी पदों का मतलब यहाँ पे देखिए, सभी पदों के परिचय पर एक संक्षिप्त दृष्टि। सभी पदों के मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। अविकारी यानी अव्यय, अविकारी मतलब व्यय। तो आज हम लोग विकारी के जो भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज उसके पहले भेद के बारे में यानी संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो संज्ञा, सबसे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो छात्रों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में भी 7 में, 8 में, 6 में भी संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़े होंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़े होंगे। तो उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हुए इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी आदि। अब बात आती है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी वह शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने इसमें कहता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे राम एक नाम है, तो ये बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष का ही नाम होगा, वो कभी जाति नहीं हो सकती है। तो राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई, ये सारे जो शब्द हैं वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। तो एक टेबल बैठक का एक साधन है, किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसी तरह कुर्सी भी एक बैठने का साधन है और किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है, कुर्सी, तो इसलिए भी कुर्सी भी जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। कार भी यातायात का एक साधन है, किंतु संपूर्ण यातायात का नहीं। जैसे बात करें तो यातायात में बस भी आता है, ट्रक भी आता है, उसमें 2 चक्का 4 चक्के की गाड़ी, सभी गाड़ियां आती है। तो वो गाड़ी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन उसमें जब हम किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी की बात करेंगे, जैसे कार हो गया, बस हो गया, ऑटो हो गया, तो एक नाम हो गया, और जब वो नाम हो गया तो वो जाति न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। उसके बाद आता है संज्ञा का अगला भेद, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या कहता है कि जो शब्द संज्ञा के किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे वो किसी नाम का नहीं, यानी पूरी जाति का। जैसे लड़का शब्द हुआ, लड़की हुआ, नदी हुआ, पर्वत हुआ। लड़का कहने का मतलब यानी पूरी लड़के जाति की बात हो रही है, लड़की यानी पूरी लड़की जाति, नदी मतलब कोई भी नदी, वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या गोदावरी हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, यानी कोई भी नदी हो, यानी सारी नदियों का बोध कराता है। तो ये जातिवाचक। पर्वत भी उसी तरह है। अब बात आती है कि जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में
किसी धातु, द्रव्य, सामग्री आदि का बोध होता है, जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा आदि जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक उसी तरह समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है कि इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा में कि ये जो है किसी झुंड का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए चाबी का गुच्छा हुआ, कक्षा हुआ, सैनिक हुआ, सेना हुआ, इन सारे शब्दों का जो बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो ये जितने भी मैंने शब्द के नाम लिए, ये सारे शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जब अगर हमें पद परिचय देना हो तो हमें वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि चावल बहुत अच्छा है, तो चावल जो है, अब यहाँ पे हम चावल को जातिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं, हमें द्रव्यवाचक संज्ञा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह इसका अंतिम भेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। मिठास मिठाई का गुण है। क्रोध एक भाव या दशा है। हर्ष एक भाव या दशा है। यौवन स्त्री की एक दशा है। बालपन बालक का गुण अथवा एक दशा और अवस्था है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे का इंगित करता है। तो भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है, ये तो बात हुई संज्ञा के बारे में, तो हमें संज्ञा के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन से शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। तो उसी के आधार पर अब हम लोग संज्ञा का पद परिचय जानेंगे कि संज्ञा शब्दों का पद परिचय कैसे हम लोग जानेंगे कि ये संज्ञा कौन सी संज्ञा है और इसका पद परिचय क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में संज्ञा पद कैसे पहचानते हैं। इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे पहचानेंगे वाक्य में कि ये संज्ञा पद है। तो क्रिया कौन कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे। यानी अगर कोई वाक्य हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो वो पढ़ना उसकी क्रिया हुई, तो क्रिया कौन कर रहा है ये ऐसा प्रश्न पूछेंगे। तो जो जवाब मिलेगा वह शब्द संज्ञा होता है। यह यहाँ संज्ञा कर्ता होता है, ये जो क्रिया को करने वाला होता है वो हमेशा कर्ता होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो जवाब हमें मिला राम। तो राम यहाँ क्या हो गया, कर्ता हो गया, यानी क्रिया को करने वाला। तो जब हम राम का पद परिचय देंगे तो राम यहाँ पे हमारा संज्ञा शब्द हो गया, और राम जो है क्रिया का कर्ता भी हो गया, और राम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो गया। उसी तरह दूसरा कहता है कि संज्ञा में कर्म भी आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, क्रिया का कर्म है, क्रिया का कर्म है, और कर्म क्या है, तो संज्ञा शब्द ही है। तो जब अगर हमें कर्म के रूप में संज्ञा को निकालना हो, कर्म के रूप में संज्ञा को पहचानना हो, तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो संज्ञा कर्म के रूप में होती है, इसके लिए कहाँ, क्या, किसको, किसे आदि जैसे कई सारे प्रश्न पूछने पर जब जवाब मिलता है, जैसे राम बॉल से खेल रहा है, तो हम प्रश्न करेंगे कि राम किससे खेल रहा है, तो हमें जवाब में क्या मिलेगा, उत्तर बॉल से खेल रहा है। तो बॉल क्या हो जाएगा, ये भी एक संज्ञा शब्द है। कौन सा संज्ञा शब्द है भाई, बॉल, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। राम दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो दिल्ली, तो यहाँ पे भी हमें उत्तर मिल गया। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। राम सीता को मिलने गया, राम सीता को मिलने गया, किसको मिलने गया, तो उत्तर हमें क्या मिल गया, सीता। राम जैसी ईमानदारी रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, ईमानदारी, जवाब हमें ईमानदारी मिल गया। यहाँ बॉल, दिल्ली, क्रिकेट, सीता और ईमानदारी संज्ञा शब्द कर्म के रूप में काम कर रहे हैं।
तो अब आगे बात आती है कि अब हमें जब संज्ञा शब्दों का पद परिचय निकालना होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए हमें इन 5 मुख्य बातों पर हमें ध्यान देना है कि किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। उस पर हमें 5 बातों पर ध्यान देना होता है। संज्ञा के प्रकार पर, उसका लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध क्या है। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्न अनुसार होगा। ये जो हम लोगों ने यहाँ 5 बातें पढ़ी है, संज्ञा के प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध, तो इसी के आधार पर हम इसका परिचय देंगे। तो सबसे पहले हम राम का परिचय देते हैं। तो राम का जब हम पद परिचय देंगे तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा, राम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग होगा। राम उसके बाद एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो एक वचन में है। दूसरा, ये कर्ता कारक है। क्यों है, क्योंकि ये क्रिया को करने वाला है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। पढ़ता है, क्रिया का कर्ता है, यानी जो काम हो रहा है उस क्रिया का कर्ता जो है राम है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है पुस्तक। तो पुस्तक भी एक संज्ञा शब्द है और वो क्रिया का कर्म है। तो यहाँ पुस्तक का अगर परिचय हमें देना है तो पुस्तक का जब परिचय देंगे तो पुस्तक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब पुस्तक जो है वो उसका अगर लिंग हम जानेंगे तो पुस्तक जो है स्त्रीलिंग होगा, पुस्तक स्त्रीलिंग होगा। और पुस्तक जो है एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो एक वचन में है। और दूसरा क्या है कि कर्म कारक है। पुस्तक जो है वो कर्म कारक है। क्यों है, क्योंकि क्रिया का फल जो है राम पे ना पढ़ के पुस्तक पे पड़ रहा है। यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म है, तो यहाँ पे वो कर्म कारक हो जाएगा। अब पढ़ता है क्रिया का कर्म है। जैसे राम क्रिया का कर्ता था, उसी तरह पढ़ता का कर्म जो है वो पुस्तक है। उसी तरह हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो यहाँ राजेश शब्द का अगर हम पद परिचय देखेंगे तो राजेश जो है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, अन्य के साथ कर्ता कारक है। यहाँ राजेश ने, तो ने आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले कक्षाओं में कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग हमेशा होता है और कर्म के साथ हमेशा को का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो है ने के साथ कर्ता कारक है और द्विकर्मक क्रिया दी के साथ है। दी जो क्रिया है वो द्विकर्मक है। कैसे द्विकर्मक है, तो ये हम आपको बताएंगे। रमेश, रमेश भी एक संज्ञा शब्द है। क्या है, तो रमेश संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्म कारक है। क्यों कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक दी जा रही है। किसको दी जा रही है, तो रमेश को। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश ने रमेश को क्या दी, तो पुस्तक। ये भी एक कर्म है। किसको दी, तो रमेश को दी, ये भी एक कर्म है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे दिया था कि द्विकर्मक, तो ये वाक्य जो है 2 कर्मों वाला है। यहाँ की क्रिया जो है द्विकर्मक है। दी क्रिया जो है वो द्विकर्मक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया के साथ दी का प्रयोग हुआ है, पुस्तक। अब बात आती है पुस्तक की, यानी हमने राजेश का पद परिचय जान लिया, रमेश का पद परिचय जान लिया। अब अंतिम जो है पुस्तक। पुस्तक भी एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन में है और कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है, क्योंकि पुस्तक भी कर्म है और रमेश भी कर्म है, इसलिए दोनों जो है वो कर्म कारक में ही आएंगे। इसका और आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि रिया पत्र लिखती है। तो यहाँ रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। लिखती है क्रिया का कर्ता है, लिखती है क्रिया का कर्ता है। केवल हम लोगों ने यहाँ पर रिया का पद परिचय देखा। उसी तरह अगर हम पत्र की बात करेंगे, अगर पत्र का पद परिचय देखेंगे
तो वो भी हमारा हो जाएगा क्या, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक वचन में हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और क्रिया का कर्म हो जाएगा। उसी तरह राकेश घर जा रहा है, तो यहाँ राकेश का पद परिचय जानेंगे तो राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन में है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, जा रहा है क्रिया का कर्ता है। रोहित कुछ बोल रहा था, तो रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन में है और कर्ता कारक है, बोल रहा था क्रिया का कर्ता है। फिर अगला इसका उदाहरण है अनुराग फल खा रहा है, तो अनुराग जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन में है और कर्ता कारक है। खा रहा है क्रिया का कर्ता, यानी जो क्रिया हो रही है उसको कौन कर रहा है, तो अनुराग कर रहा है, तो इसलिए वो क्रिया का कर्ता है। तो ये हम लोगों ने आज संज्ञा के पद परिचय के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग सर्वनाम के पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों एक बात और आप लोग बता देना चाहता हूँ कि हर संज्ञा शब्द का लिंग, वचन और कारक बताना है। तो लिंग और वचन, जैसे हम लोगों ने एक संज्ञा तो बता दिया कि रिया या राकेश का हमने संज्ञा शब्द में बता दिया कि ये लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हमें लिंग, वचन और कारक भी बताना है कि राकेश अगर संज्ञा शब्द है, इसका वचन क्या है, तो एक वचन में है, इसका लिंग क्या है, तो पुल्लिंग है, ये क्रिया का कर्ता है, यानी काम करने वाला जो व्यक्ति है उसका कर्ता है, तो ये कर्ता कारक हो जाता है। तो हमें लिंग, वचन और कारक, संज्ञा के साथ साथ हमें लिंग, वचन, कारक को भी बताना है, तभी उस पद का यानी संज्ञा पद का परिचय पूरा हो पाएगा। धन्यवाद।